एग्जाम है। अच्छा, यूपीएससी का तो पेट टॉपिक रहा है, हमेशा इंडस वैली सिविलाइजेशन से यू विल गेट अ क्वेश्चन। कोई ना कोई क्वेश्चन अगर पूछेगा तो सबसे पहले इंडस वैली सिविलाइजेशन उसमें से मेन रहेगा। एक ना एक क्वेश्चन आपको इंडस वैली सिविलाइजेशन से पहले के जो पेपर आते थे उसमें भी, और अभी जो पेपर आते हैं उसमें भी इंडस वैली सिविलाइजेशन से अगर एनसीएंट में कहीं जा रहा है तो सबसे पहले इंडस वैली सिविलाइजेशन में जाएगा। इंडस वैली सिविलाइजेशन से कोई ना कोई क्वेश्चन आपको मिलेगा, चाहे वो आर्ट एंड कल्चर के फॉर्म में मिले, चाहे वो हिस्ट्री के फॉर्म में मिले, लेकिन क्वेश्चन रहता है। तो हम लोग आज जो है उसके बारे में पूरी अवेयरनेस इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में लेंगे और देखेंगे कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में क्या था, क्या कैसा है, उसके कल्चर कैसा था। तो मेनली कल्चर के हिसाब से भी बात करेंगे, लेकिन इंडस वैली सिविलाइजेशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इंडस वैली सिविलाइजेशन जिसके बारे में हम लोग आज बात करने जा रहे हैं, ठीक है ना। इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में लगभग लगभग सब लोगों ने सुन रखा है, सिंधु घाटी की सभ्यता के नाम से जाना जाता है उसको, ठीक है, नॉर्मली। तो सिंधु घाटी की सभ्यता जो है वो इंडस वैली सिविलाइजेशन जैसा मैंने बोला कि भाई इंडस वैली सिविलाइजेशन का अलग-अलग नामों से जाना जाता है, लेकिन सबसे पहला, सबसे पुराना नाम जो इसका है वो इंडस वैली सिविलाइजेशन ही लोगों लोगों ने जो सबसे पहले नाम दिया है, दैट इज़ इंडस वैली सिविलाइजेशन सबसे पहले। और ओल्डेस्ट नेम जो है ये इंडस वैली सिविलाइजेशन है इसका। और इसमें सबसे पहले जो नाम दिया है, वो सब फर्स्ट स्कॉलर जिन्होंने इसका टर्म यूज़ किया था इंडस वैली सिविलाइजेशन, उनका नाम एग्ज़ाम में यूपीएससी पूछा हुआ है, क्वेश्चन आया हुआ है। जॉन मार्शल ने सबसे पहले नाम दिया था, मार्शल का नाम याद रखिएगा। ही वाज़ द फर्स्ट मैन जिसने सबसे पहले यूज़ किया था इंडस वैली सिविलाइजेशन या इंडस सिविलाइजेशन के नाम से इसको यूज़ किया था। अच्छा, अब इसके बाद में इसका जो एप्रोप्रिएट नाम, ज़्यादातर जो नाम रखा गया वो हड़प्पन, क्योंकि फर्स्ट साइट जो डिस्कवर की गई थी वो हड़प्पा थी, इसलिए उसका नाम रखा गया हड़प्पन सिविलाइजेशन, यानी बहुत सारे लोग उसको हड़प्पन सिविलाइजेशन भी कहने लगे। ठीक है, अलग-अलग लोग अलग-अलग तरह से इन्होंने नाम भी दिया, लेकिन तो 2-4 नाम उसके हो गए। हड़प्पन सिविलाइजेशन, इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी की सभ्यता, अलग-अलग जगहों से अलग-अलग। ज़्यादातर साइट जो इसकी बड़ी साइट्स थी वो पाकिस्तान में पाई जाती है। पाकिस्तान में अब इसका जो मतलब इंडस वैली सिविलाइजेशन का एक्सपेंशन आप देखोगे तो ईरान से लेकर, आप यानी पाकिस्तान-ईरान बॉर्डर से लेकर और आपका यूपी, वेस्टर्न यूपी तक जो है ये फैला हुआ था इंडस वैली सिविलाइजेशन। और ये क्योंकि ये इंडस वैली में था तो इसलिए इसको इंडस वैली यानी इंडस की ट्रिब्यूटरीज के आसपास था। इंडस की ट्रिब्यूटरीज आप पढ़ चुके हो, रावी, सतलुज, ब्यास व्यास वगैरह। तो ये ज़्यादातर इसका जो नाम रखा गया वो इंडस वैली सिविलाइजेशन रखा गया। फिर बाद में जो शिफ्ट हुए हैं, वो जो आर्यन शिफ्ट हुए हैं वो ज़्यादातर गंगा वैली में आए हैं। गंगा वैली मतलब यूपी वगैरह वाला जो नॉर्थ वाला पार्ट है वहाँ पे, ठीक है। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन सबसे पहला नाम था और इसमें जो है इंडस वैली, जॉन मार्शल ने सबसे पहले इसको नाम दिया था। अब इसको सर्च किसने किया, किसने खोजा, सबसे पहली साइट किसने खोजी, तो इनका नाम दिया जाता है कि हड़प्पन साइट को सबसे पहले खोजने वाले या सबसे पहली साइट खोजने वाला आदमी है दयाराम साहनी। ये आपने पहले भी पढ़ रखा होगा। 1921 में, 1921 से पहले हम लोगों को ऐसा कुछ नहीं पता था। 1921 से पहले हमें इंडस वैली सिविलाइजेशन का कोई भी चीज़ नहीं पता थी। हमें इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में जो है पता चला है 1921 में, 1921 में, ठीक है। और ये हमें जब मतलब कार्बन डेटिंग वगैरह से और चीज़ों से पता करने की कोशिश की गई। कार्बन डेटिंग क्या होती है, कार्बन 14 के आइसोटॉप्स की वो रिंग वगैरह देख के आपको पता है कार्बन डेटिंग करते हैं। तो उससे हमने ये पता लगाया कि ये लगभग 2500 बीसी यानी 2500 बीसी से लेकर 1750 बीसी तक का पीरियड जो है एक्सेप्टेड, सबसे ज़्यादा जो एक्सेप्टेड पीरियड है, जो एक्सेप्ट देखिए, क्योंकि हिस्ट्री में कोई पीरियड एकदम क्लियरली नहीं कह सकते कि कितने साल पहले है, लेकिन फिर भी लगभग-लगभग की बात होती है। तो सबसे ज़्यादा जो एक्सेप्ट किया गया वो पीरियड है 2500 बीसी से लेकर और 1750 बीसी तक का पीरियड माना जाता है कि ये इंडस वैली सिविलाइजेशन वाला पीरियड है, ठीक है। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन में जो है वो इंडस वैली सिविलाइजेशन वो कहाँ से कहाँ तक फैला था, मैंने जैसे कि बताया कि ईरान बॉर्डर से आप मान के चलिए, और यूपी जो वेस्टर्न यूपी है वहाँ तक जो है इंडस वैली सिविलाइजेशन फैला हुआ था। अब इसके अंदर जो है नॉर्दर्न अब देखो साइट्स क्योंकि नई-नई आती रही हैं तो आपको एक नॉर्दर्न मोस्ट साइट, ईस्टर्न मोस्ट साइट, वेस्टर्न मोस्ट साइट और जो है आपका सदर्न मोस्ट साइट, इसके बारे में बात करनी है। तो ये जो है अभी तक जो एक्सेप्ट किया जा रहा है वो कौन-सा है कि नॉर्दर्न मोस्ट इंडस वैली सिविलाइजेशन की साइट जो है वो सतलुज की रोपर कही जाती है। रोपर जो है पंजाब में ये है। और उसके अलावा जो है रोपर, बाद में फिर मंडा जो है, मंडा को चेनाब रिवर के पास फिर कुछ साइट्स मिली तो उसको कहा गया कि भई जो है जम्मू कश्मीर जो है मंडा, वहाँ भी जो है सिविलाइजेशन थी। तो पहले तो ज़्यादातर किताबों में, पुरानी किताबों में आप देखोगे तो रोपर दिया होगा। रोपर मतलब ये पंजाब वाला, ईस्टर्न पंजाब वाला एरिया को माना जाता था कि ये सबसे नॉर्दर्न मोस्ट साइड है, इससे ऊपर कोई साइट नहीं थी इनकी। लेकिन बाद में जब थोड़ा सर्च किया गया तो वहाँ पे मंडा मिला, मंडा चेनाब रिवर के पास। चेनाब रिवर आप जानते हैं जम्मू कश्मीर पहुँच गए। तो जम्मू कश्मीर में माना जाता है कि जो है मंडा वो सबसे नॉर्दर्न मोस्ट साइट है। तो नॉर्दर्न मोस्ट साइट जम्मू कश्मीर मान के चलिए आप, मंडा, ठीक है? अभी तक एक्सेप्टेड यही है, ठीक है? एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग भी। सदर्न मोस्ट साइड जो है आपका इंडस वैली सिविलाइजेशन की,
वो आपका है किम। किम गुजरात के अंदर। किम कहाँ है? भगत राव। भगत राव किंग किम जो है ये माना जाता था। फिर उसके बाद में ये साइट मतलब मानी जाती थी कि ये सबसे जो है ईस्टर्न वेस्टर्न मोस्ट साइट सदर्न मोस्ट साइट है। लेकिन फिर जो है और थोड़ा सर्च हुआ तो परवारा परवारा जो है ये आपका दाइमाबाद महाराष्ट्र के अंदर, वो थोड़ा सा और नीचे की तरफ गया है। तो वहाँ महाराष्ट्र में भी साइट मिल गई, तो पता चला कि अब जो है दाइमाबाद है। तो दो किताबों में ये दो बातें क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि कुछ किताबों में आपको मिल जाएगा कि नहीं किम है और क्या नाम है आपका भगत राव है। तो आप सोचोगे कि यार ये तो भगत राव था, लेकिन गुजरात नहीं है, सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में भी क्योंकि साइट मिली है कुछ, तो माना जाता है कि महाराष्ट्र का जो दाइमाबाद है वो सदर्न मोस्ट साइट है। तो कुछ किताबों में अगर लिखा हो क्या नाम है आपका भगत राव, तो वो आपको नहीं लिखना है। अब जो साइट मानी जाएगी वो दाइमाबाद वाली साइट मानी जा रही है महाराष्ट्र की, जो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग है। उसके अलावा ईस्टर्न मोस्ट साइट जो है इंडस वैली साइट यानी सबसे ईस्ट में कौन सा है, तो वो आज भी मतलब यूपी का अभी क्योंकि ये साइट बहुत ज्यादा पुरानी नहीं खोजी गई है, जल्दी खोजी गई है, तो इसको आलमगीरपुर है, ठीक है, हिंडौन में आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश, ये ईस्टर्न मोस्ट साइट सबसे ईस्टर्न मोस्ट साइट मानी जाती है इसकी। ये एक्सटेंड बता रहे हैं कि कहाँ कहाँ पे, और वेस्टर्न मोस्ट साइट जो है वो आपका ईरान और पाकिस्तान के बॉर्डर में आपका क्या नाम है मकरान मकरान पोस्ट के पास आप देखोगे तो वहां पे आपको सुतकन गेन दौर जिसको दक्ष के पास है, ये यहाँ पे सुत सुतका गेन दौर इसको प्रोनाउंस किया जाता है। तो ये सुतका गेन दौर जो है ये सबसे ये वेस्टर्न मोस्ट सबसे वेस्ट में जो है ईरान पाकिस्तान बॉर्डर पे आपका पाया जाता है। अब इसका अगर मकरान पोस्ट दे दे तो फिर आसान है, दक्ष दे सकता है, दक्ष बोले मकरान कोस्ट बोले या आपका सुतकन दौर बोले। तो ये वाला जो एरिया है ये पूरा वेस्टर्न मोस्ट साइड है। तो ये इसकी चारों साइड्स याद हो गई। पहले तो आप जम्मू कश्मीर है, फिर उसके बाद महाराष्ट्र है, इधर ईरान और पाकिस्तान बॉर्डर, इधर उत्तर प्रदेश है। नाम उसमें आप याद रखेंगे कि मंडा नॉर्दर्न मोस्ट में रहेगा, और उसके अलावा दाइमाबाद सदर्न मोस्ट रहेगा, आलमगीरपुर ईस्टर्न मोस्ट रहेगा, और सुतकंदौर जो है वो रहेगा क्या नाम है वेस्टर्न मोस्ट साइड। ये आप थोड़ा सा बांध लेंगे इसको। और जो कैपिटल सिटीज मानी जाती है इसकी वो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो मानी जाती है। उसके अलावा पोर्ट सिटीज है, यूपीएससी के अंदर क्वेश्चन भी आता रहा है, मैं भी आपको बताऊंगा। यूपीएससी के अंदर कई बार क्वेश्चन आया हुआ है कि इसमें से कौन सा पोर्ट सिटी है, तो उसमें लोथल था, सुतकंदौर था, और उसके बाद में अलादीनो अलादीनो और उसके अलावा बालाकोट और उसके अलावा कुंतसी। ये कुछ 4-5 आपको याद करने पड़ेंगे, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर द पोर्ट सिटीज, तो इस पे क्वेश्चन आया हुआ है, तो इसको याद कर लेंगे हम कि कौन कौन सी साइट्स थी। अब इसमें जो साइट्स हैं उनके नाम, वहाँ पे क्या फाइंडिंग, अच्छा क्वेश्चन क्या आता है, 2-4 तरह से क्वेश्चन आते हैं। एक तो क्वेश्चन आता है इसमें कि वहाँ पे क्या फाइंडिंग्स थी, मतलब कौन सी साइट थी, उसके पास की रिवर कौन सी है, और वहाँ पे क्या क्या मेन मेन फाइंडिंग्स थी, मतलब क्या क्या चीजें मिली हैं। क्योंकि और चीज़ें हमें उसके बारे में पता नहीं है, आज तक हम लोग उसको डिसिफर नहीं कर पाए हैं। उसकी जो मतलब स्क्रिप्ट है, जो लिखाई है, उसको आज तक डिसिफर नहीं किया जा सका कि वो क्या लैंग्वेज है, उसको आज तक जो है कोई डिकोड नहीं कर पाया। तो हमारे लिए बड़ा डिफिकल्ट है क्यों समझ पाएँ कि क्या है, सिर्फ उसकी जो फाइंडिंग्स हैं, कैसे मतलब वहाँ पे क्या था, कैसी उनकी सिविलाइजेशन थी। तो जो फाइंडिंग्स हैं, जो चीज़ें मिली हैं, उसी से हम अंदाज़ा लगाते हैं कि लगभग ऐसा कल्चर रहा होगा, ऐसी चीज़ें रही होंगी। तो हमें सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन आते हैं वो यही आते हैं कि साइट कहाँ थी, रिवर कौन-सी थी, कैपिटल क्या था, और वहाँ पे कौन-कौन सी चीज़ें मिली हैं। तो सबसे ज़्यादा पेट क्वेश्चन यही है। कौन-सा पोर्ट सिटी है, कौन-सा नहीं है, कौन-सा एक्सटेंट है, ये ज़्यादा क्वेश्चन आता है। आई होप कि आवाज़ आ रही है, बात समझ में आ रही है। आ रही है? अब मैं स्लाइड शेयर कर रहा हूँ। समझ में आ रही है कुछ बात? या कुछ मैं इंट्रोडक्शन दे दिया, आवाज़ आ रही है ना भई? आवाज़ आ रही है, नहीं कन्फर्म करो। बता दिया करो यार, मैं मुझे कभी-कभी लगता है कि आवाज़ ही नहीं आ रही, मैं बोले जा रहा हूँ। अब देखिए, ये आपको कुछ फैक्ट्स, अच्छा इसमें जितने भी ल्यूसेंट में फैक्ट्स हैं उसको तो आप रट लेंगे, क्योंकि ल्यूसेंट वाले जो फैक्ट्स हैं उससे क्वेश्चन कई सारे आए हुए हैं। सीधे-सीधे ल्यूसेंट से उठा के क्वेश्चन दिया हुआ कई सारे। मतलब वो एक्चुअल में एनसीईआरटी का ही है, लेकिन वहाँ से क्वेश्चन आपको मिलेंगे। ठीक है? तो उसको जो है आप इग्नोर नहीं करेंगे। ठीक है? जो हमने वो आपसे बात की है इस बारे में कि मैं उस समय की हिस्ट्री बताऊंगा, सिर्फ कल्चर, इंडियन आर्ट एंड कल्चर की बात नहीं होगी, आर्ट एंड स्कल्पचर की बात नहीं होगी। मैं आपको जो मेन मेन आपके लिए रिक्वायरमेंट है, जो आपकी ज़रूरत है, उतनी हिस्ट्री भी आपको बता दूंगा। उसके अलावा आप एनसीईआरटी से पढ़ेंगे तो मैं वहाँ उसी चीज़ को फॉलो करते हुए आपको और चीज़ें बताऊंगा। अब यहाँ पे देखिए इंडस वैली सिविलाइजेशन का आर्किटेक्चर कैसा था, क्या था,
मेनली ये लोग फोकस करेंगे आर्किटेक्चर के ऊपर, क्योंकि ये आर्ट एंड कल्चर की बात कर रहे हैं। तो आर्किटेक्चर, टाउन प्लानिंग, पब्लिक बाथ, ग्रेनरीज, डॉकयार्ड, इन सब के बारे में बात करेंगे, जो मिलते थे वहाँ पे। तो वहाँ पे टाउन प्लानिंग होती थी, बड़ी तगड़ी टाउन प्लानिंग थी उनकी। आज जितनी आज हमारी जो टाउन प्लानिंग है उससे कहीं बेहतर, यानी आपके बटला हाउस से कहीं ज़्यादा बेहतर डेवलपमेंट आपको दिखाई देगा वहाँ पे। रेक्टेंगुलर पैटर्न पे दिखाई देंगे घर-वर। यहाँ पे क्या है, कौन से पैटर्न पे बने हुए हैं, खुद ही नहीं पता कौन से पैटर्न है, ठीक है? बस बने हुए हैं। अच्छा, वहाँ पे क्या है, ऐसे ही बना दिए गए हैं। वहाँ पे पूरी टाउन प्लानिंग प्रॉपर तरीके से की जाती थी कि कहाँ पे बाथ रहेगा, कहाँ पे क्या रहेगा, क्या किस तरह से पब्लिक बाथ रहेगा, ग्रैनरीज कहाँ रहेंगी, डॉकयार्ड कहाँ रहेगा, पूरा मतलब ज़बरदस्त प्लानिंग। स्कल्पचर्स में ब्रॉन्ज वगैरह यूज़ होता था, क्योंकि आयरन एज नहीं था, ये ब्रॉन्ज एज का है। तो ब्रॉन्ज एज यहाँ पे यूज़ किया, टेराकोटा स्कल्पचर्स वगैरह मिलेंगे, सील्स मिलेंगी, बहुत सारी सील्स मिलेंगी, दुनिया भर की सील मोहरें होती थी, वो मिलेंगे आपको। उसके अलावा स्टोन स्कल्पचर्स मिलेंगे, और मिसलेनियस ऑर्नामेंट्स वगैरह और पॉटरीज वगैरह मिलती हैं यहाँ पे इंडस वैली सिविलाइजेशन के अंदर। इंडस वैली सिविलाइजेशन में आपको ये जो स्लाइड्स हैं, ये सिर्फ़ आर्ट्स के बारे में बात करेंगी। आप देखेंगे इसमें थोड़ा बहुत मतलब चीज़ों के बारे में बात करेंगे हल्का-फुल्का, लेकिन ज़्यादातर यहाँ पे जो बातें होंगी वो आर्ट्स के बारे में बातें होंगी। मैं आपको थोड़ा-सा उसके ल्यूसेंट में भी लेके जाऊँगा, और ल्यूसेंट से काफ़ी कुछ चीज़ें समझाऊँगा। तो आप लोग ल्यूसेंट आपके पास हो तो आप रख लीजिएगा हैंडी अपने पास, ठीक है? इंडिजिनस आर्ट ये है, मतलब इसमें जो आर्किटेक्चर था वो इंडिजिनस था, मतलब देसी आर्ट था, यहाँ का कहीं बाहर का इन्फ्लुएंस नहीं था, कोई आउटसाइड इन्फ्लुएंस नहीं था। डिफरेंट फ्रॉम द एंशिएंट एंड मेडिवल आर्किटेक्चर, जो एंशिएंट और मेडिवल आर्किटेक्चर है, इससे काफ़ी डिफरेंट आर्किटेक्चर है। एंशिएंट एंड मेडिवल का जब आर्किटेक्चर में हम जाएँगे तब देखेंगे आप एकदम डिफरेंट है। और हमारे यहाँ एंशिएंट में टेम्पल्स वगैरह दिखाई देंगे और गुफाएँ वगैरह दिखाई देंगी, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे टाउन प्लानिंग वगैरह की चीज़ें हैं। तो एकदम टोटली डिफरेंट ये जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है, दैट हमारे एंशिएंट और मेडिवल वाला जो आर्किटेक्चर है उससे बिल्कुल डिफरेंट है। और यहाँ पे कोई स्क्रिप्चर्स वगैरह का कोई इंटीग्रल यूज़ नहीं था। जैसे हमारे यहाँ है ना, मंदिरों या घर कुछ बनाए जाते थे, तो उसका डेकोरेशन जो होता था साउथ वाउथ में तो ज़्यादा ही होता है। स्क्रिप्चर्स यूज़ किए जाते हैं, वो मूर्तियाँ मूर्तियाँ उसके गेट वेट पे लगाई जाती हैं, लेकिन वो चीज़ आपको यहाँ पे नहीं मिलेगी। उसके अलावा इनका जो यूटिलिटी कंसर्न ज़्यादा रहता था, आर्टिस्टिक फैक्टर कम रहता था। यूटिलिटी उसका यूज़ क्या है, यूज़ के ऊपर ज़्यादा काम करते थे। डेकोरेटिव जो चीज़ें होती थी उसको जो है, या कहा भी जाता है कि हो सकता है डेकोरेशन करना हो, लेकिन ओवर टाइम जो है खत्म हो गई हो, डेकोरेशन आ रही हो। लेकिन जहाँ तक एक्सेप्टेड ये है कि डेकोरेशन पे ये लोग ज़्यादा वो नहीं करते थे कि उसमें मतलब ऑर्नामेंट करें, कलर करें, ये करें, वो करें। उनका मेन रहता था यूटिलिटी के ऊपर काम करते थे। 3rd मिलेनियम बीसी में ये टाउन प्लानिंग करते थे ऑन एंड अराउंड द इंडस वैली रिवर। जो इंडस रिवर है आपकी, जो सिंधु नदी है उसके पास की सभ्यता मानी जाती है। वॉल सिटीज बनाई जाती थी सिक्योरिटी के लिए, और टेम्पल्स वगैरह या रिलीजियस स्ट्रक्चर्स यहाँ पे बहुत ही कम, रेयर, मतलब टेम्पल तो है ही नहीं, लेकिन रिलीजियस स्ट्रक्चर थोड़े बहुत आपको मिलेंगे, लेकिन कोई बड़े मैसिव लेवल पे नहीं मिलेंगे, ठीक है ना? रिलीजियस स्ट्रक्चर का मतलब क्या है कि जैसे कि कोई मूर्ति मिल गई, कुछ ऐसी चीज़ें मिल गई, लेकिन अगर आप देखें कोई बहुत बड़ा आर्किटेक्चर मिल रहा हो, कोई मंदिर बहुत बड़ा मिल रहा हो, तो ऐसा नहीं मिलेगा आपको। कोई प्रेयर हॉल बहुत बड़ा नहीं मिलेगा, मतलब स्टेडियम स्टेडियम मिलेंगे, लेकिन प्रेयर हॉल वगैरह बड़ा नहीं मिलेगा। बर्न्ड ब्रिक की बनती थी। एक सबसे बड़ी बात यह है कि बर्न्ड ब्रिक्स की बहुत ज़्यादा यूज़ होती है। बर्न्ड ब्रिक्स क्या है, जो आजकल हम ईंटें यूज़ करते हैं। अब आप सोचिए कि आज से 5 साढ़े 4 हज़ार साल पहले, ठीक है, साढ़े 4 हज़ार साल पहले, मतलब मैं कहता हूँ कि अभी अभी मैंने जो है देखा है लोगों की मट्टी के दीवारें, मट्टी गाँव-वाँव में मैंने देखा मिट्टी की दीवार पे, उसपे छप्पर-वप्पर छा के लोग रहते थे। मैंने खुद देखा अपनी ज़िंदगी में। तो मैं तो सोचता हूँ आज से मतलब 25-30 साल पहले भी ऐसी चीज़ें होती, और वो साढ़े 4 हज़ार साल पहले हाउ डेवलप्ड दे वर कि वो बर्न्ड ब्रिक्स यूज़ कर रहे हैं। हमारे यहाँ अगर कोई एविडेंस मिलता है कुतुबुद्दीन ऐबक के टाइम का, बर्न्ड ब्रिक्स का मिलता है कुतुब मीनार, जो कि बर्न्ड ब्रिक्स से बनाया गया है। उसके अलावा आप देखें स्टोन यूज़ किए गए हैं, कहीं भी कोई भी आप महल देखें, मार्बल यूज़ किए गए हैं, लेकिन बर्न्ड ब्रिक्स बहुत ही कम यूज़ किया गया है। वो एक कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो बनवाया था, जिसमें बर्न्ड ब्रिक्स यूज़ किया गया है कुतुब मीनार या अलाई दरवाज़ा वगैरह उसके मतलब एरिया। बाकी सारा जो है ज़्यादातर आप देखेंगे तो स्टोन यूज़ होगा। तो बर्न्ड ब्रिक्स यूज़ करने का मतलब ये है कि टेक्नोलॉजी बहुत आगे है उनकी, ठीक है? कि बर्न्ड ब्रिक्स वो लोग यूज़ कर रहे हैं उस टाइम, ठीक है? यानी अपना खुद ब्रिक्स बना रहे हैं और ईंटें बना रहे हैं, और ईंट बना के उसको यूज़ कर रहे हैं। रेक्टेंगुलर पैटर्न पे, यानी रेक्टेंगल पे एकदम अच्छे से बना के रेक्टेंगुलर पैटर्न पे, स्क्वायर पैटर्न पे वो लोग ग्रिड बना रहे हैं, पैटर्न पे घर बना रहे हैं। बहुत ही ज़बरदस्त लेआउट यानी बनाया जा रहा है। पहले उसकी इंजीनियरिंग की जाती होगी, पहले उसको प्रॉपर ड्राइंग बनाई जाती होगी, उसके बाद में बनाया जाता होगा। तो कितना ज़बरदस्त, आज से साढ़े 4 हज़ार साल पहले। अरे! आजकल की बात होती 200-400 ब साल पहले की बात थी, तब भी हम कहते हैं हाँ वाले बढ़िया, मतलब ठीक है, फिर भी बहुत अच्छा है। वो साढ़े 4 हज़ार साल पहले, मतलब कितनी बड़ी बात है, तो इसलिए बड़ी बात है ये।
उसके अलावा एग्जिस्टेंस ऑफ द असेंबली हॉल, वहाँ पे असेंबली हॉल हुआ करते थे, वर्कशॉप्स होती थी, हॉस्टल्स होते थे और उसके अलावा मार्केट प्लेसेस होते थे वहाँ पे। ये मतलब देखा जाता है टाउन प्लानिंग जब वो करते थे तो इतनी सारी चीज़ें बनाते थे। 2 पार्ट्स में इनको डिवाइड करते थे ये लोग, एक होता था सिटाडेल और एक होता था नॉन सिटाडेल। सिटाडेल जो होता है अपर पार्ट होता था जिसमें एलीट क्लास रहते थे। सिटाडेल वाला एरिया मतलब एलीट क्लास लोगों के रहने का एरिया, ये ऊपर की साइड में बनाया जाता था सिटाडेल। इसमें पॉलिटिकल अथॉरिटी जो हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज़ होती हैं, जो पॉलिटिकल लोग होते हैं, जैसे हमारे यहाँ होता है ना वीआईपीज़, तो वो वीआईपीज़ वाला जो एरिया है वो सिटाडेल कहलाता था। नॉन सिटाडेल वो वाला पार्ट होता था जिसमें कॉमन लोग रहते थे, जो कि पुअर नहीं लेकिन कॉमन लोग रहते थे। तो एक अथॉरिटी सिटाडेल टाइप का होता था जिसमें अथॉरिटी वाले लोग रहते थे, पॉलिटिकल सुपीरियर रहते थे, पॉलिटिकल अथॉरिटीज़ वाले लोग रहते थे और वो थोड़ा बेटर बनाया जाता था। उसके अलावा जो है कॉमन बनाया जाता था सबके लिए, लगभग सिमिलर टाइप का वो होता था लोअर पार्ट में कॉमन लोगों के लिए। ठीक है? और ये बिल्ट ऑफ द बैक्ड, अब देखिए बैक्ड क्ले से बनाया जा रहा है, फिक्स साइज़ के बनाए जा रहे हैं। एक बात सोचिए, फिक्स साइज़ के हाउसेस बनाए जा रहे हैं, हाउसेस फिक्स साइज़ के और स्टोन एंड वुड जो है भी यूज़ होते थे थोड़ा बहुत, लेकिन ज़्यादातर यहाँ पे बर्न्ड ब्रिक्स यूज़ होती थी। बाथ बाथ, अपर स्टोरी और वॉल वगैरह सब बनाया जाता था। एक बिग बिल्डिंग जो है, पब्लिक बिल्डिंग भी बनाई जाती, एडमिनिस्ट्रेटिव बिज़नेस सेंटर्स बनाए जाते थे, पिलर हॉल भी और कोर्टयार्ड वगैरह भी बनाए जाते थे। तो इस तरह की चीज़ें आपको वहाँ पे देखने को मिलेंगी। उसके अलावा आपको पब्लिक बाथ मिलेगा देखने को, देख रहे हैं आप? पब्लिक बाथ ये है। टैंक टाइप जो है स्टेयर्स मिलेंगे, स्मॉल रूम अलोंग विद द बाथ, बाथ के साथ-साथ स्मॉल रूम रहते थे, उसमें शायद चेंजिंग रूम रहते हों या कुछ छोटे रूम बनाए जाते थे जिसमें वो जाके शायद चेंज करें। पब्लिक उसमें जाके नहा ले, इस टाइप की होती थी। इम रिचुअल बाथ वगैरह के लिए मे बी इम्पोर्टेंट हो, जैसे कि साउथ साउथ इंडिया में तो आपको पता है कि हर टेम्पल के साथ एक टैंक बनाया जाता है। तो इसी तरीके से यहाँ पे भी इम्पोर्टेंस क्लीननेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्रेट बाथ मोहनजोदड़ो का बहुत ही फेमस है और स्टिल फंक्शनिंग है और कोई लीकेज और क्रैक नहीं है उसमें। सोचिए अभी तक जो है जो बात मिला है मोहनजोदड़ो के अंदर, वो इतना मतलब आज तक 4500 साल बाद भी आप सोचिए कि वो फंक्शनल है, आज भी काम करता है, कोई लीकेज और क्रैक्स नहीं है। मतलब कितनी ज़बरदस्त टेक्नोलॉजी है ना? उसके अलावा ग्रेनरीज़ हैं, यहाँ पे सिटाडेल के अंदर ग्रेनरीज़ पाई जाती थी, जहाँ पे अनाज वगैरह इकट्ठा किया जाता था। एयर डक्ट्स वगैरह उसमें एयर डक्ट्स बनाए जाते थे, जिससे हवा हवा मतलब पास हो सके, गैस वगैरह पास हो सके। मतलब बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से प्लेटफ़ॉर्म वगैरह बनाते थे। उसके अलावा ड्रेनेज सिस्टम उनका बड़ा तगड़ा होता था, नालियाँ बड़ी तगड़ी बनाई जाती थी। ऑलमोस्ट मॉडर्न सिस्टम जैसे होता है, उसकी नालियाँ होती हैं, उस तरह से क्लीनलीनेस पर्पज़ के लिए पानी रुक ही नहीं सकता, इतना ज़बरदस्त वो लोग बनाते थे। और ये टेम्परेरी कवर इस पे होता था, ड्रेन क्लीनिंग पर्पज़ के लिए टेम्परेरी कवर लगा देते थे ताकि उसको ड्रेन किया जा सके और क्लीन किया जा सके, ठीक है ना? डॉकयार्ड, लोथल के अंदर आप डॉकयार्ड देखेंगे, लोथल का डॉकयार्ड है। आप देखें ये कैसे बना हुआ है, इन्होंने कैनाल बनाया है, डू यू नो? कैनाल बनाया है। सोचिए कि डॉकयार्ड जो है वो क्या नाम है, मेन करंट से अलग रहते थे ताकि सिल्टिंग ना हो सके, एक तो सिल्ट वगैरह आके वहाँ पे जमे ना। आवाज़, फ़ोन आ गया था मम्मी का तो। ठीक। तो डॉकयार्ड जो है वो मैंने बताया कि मेन करंट से दूर बनाते थे, यानी जहाँ पे करंट आ रही है ना ओशन की, उससे दूर बना रहे हैं ताकि वो जो करंट है वो लाके, आप लोगों ने ज्योग्राफी में पढ़ा है, करंट लाती है डिपॉजिट्स वगैरह वो सब, तो सिल्टिंग ना हो पाए। और इट इज स्पेकुलेटेड दैट लोथल इंजीनियर स्टडी टाइडल मूवमेंट, कितनी बड़ी बात है, टाइडल मूवमेंट, आज टाइड्स को पढ़ते हैं साइंटिस्ट, वो उस समय टाइडल मूवमेंट को पढ़ रहे थे एंड देयर इफेक्ट ऑन द ब्रिक बिल्ड स्ट्रक्चर, और वो देखते थे कि जो टाइडल मूवमेंट होगा यानी टाइड्स उठेंगी तो वो ब्रिक के जो बिल्डिंग स्ट्रक्चर उस पर क्या इफेक्ट डालेंगे, तो उसके हिसाब से वो वॉल को जो है किस तरह से एडजस्ट करते थे, किस तरह से बनाते थे, किन कौन से बर्न्ट ब्रिक्स वहाँ पे बर्न्ट ब्रिक्स वहाँ पे यूज़ करते थे। आप हैरान हो जाएँगे वहाँ के स्ट्रक्चर को देख के कि यार कितना स्टडी करके इसको बनाया गया है, क्या कि आज तक भी ये जो है इतना सही है। तो द डॉग with a canal opening to allow water to flow into the river thereby maintain the आपका स्टेबल वाटर लेवल, तो यहाँ तक कि वो कैनाल भी बना देते थे, कैनाल बना देते थे ताकि वाटर लेवल मेंटेन रह सके। लोग गेट सिस्टम उनके वहाँ पे बनाते थे, मतलब वुडन डोर भी यूज़ करते थे और उसमें मतलब डोर वगैरह यूज़ करते थे मिनिमम कॉलम बना के, और मतलब दिन यहाँ तक कि लो टाइड्स में मतलब इंश्योर करते थे कि जो है लो टाइड्स के टाइम पर भी उनको डॉक यार्ड में वो ले जाने के लिए, मतलब शिप को वहाँ तक ले जाने के लिए, वाटर में उतारने के लिए और उससे ऊपर लाने में उनको दिक्कत ना हो, इस तरह से गेट वगैरह भी बनाए रखते थे। मतलब बहुत ही ज़बरदस्त लॉकिंग सिस्टम वगैरह, डॉक यार्ड आप लोथल का देखेंगे, लोथल ये गुजरात के अंदर आप देखेंगे बहुत ज़बरदस्त मतलब ये पोर्ट बना रखा है इन्होंने। और ये टाइम, ये हैरानी की बात ये है कि ये कब की है?
तो ये सबसे ज़्यादा मतलब जो अचंभे की बात है कि इतनी पुराने टाइम पर, जबकि आज से 100 डेढ़ 100 साल पहले यानी अंग्रेज़ों के टाइम पर भी हमारे गाँव कितने प्रिमिटिव हुआ करते थे, कितनी प्रिमिटिव गाँव होते थे और इनके साढ़े 4000 साल पहले कितनी बड़ी सिविलाइज़ेशन थी। तो बहुत ज़्यादा मतलब समझ में आता है कि इतनी बड़ी सिविलाइज़ेशन को पूरी अल्लाह ने ख़त्म कर दी। तो अल्लाह ने कई बार कुरान में कहा भी हुआ है कि हमने बड़ी-बड़ी सिविलाइज़ेशंस को ऐसे ख़त्म कर दिया उनकी बदमाशियों की वजह से, उनकी मक्काइयों की वजह से धँसा दिया और ऐसे-ऐसे करके। तो ऐसी सिविलाइज़ेशंस रही हैं, एग्ज़िस्ट करती रही हैं, बड़ी-बड़ी बिल्डिंगें बनाने वाली सिविलाइज़ेशंस थी, वो ख़त्म हो गई। तो ये एक साइकिल है, चलती रहती है। अभी हमें लग रहा है हम बहुत मॉडर्न हो गए हैं, लेकिन पता नहीं हमारे एग्ज़िस्टेंस पे क्या हो, फिर प्रिमिटिव हो जाएँ चीज़ें। ठीक है, क्या हो सकता है, कोई एक बड़ा वो टकरा गया कॉमेट-वॉमेट, सारी सिविलाइज़ेशन की ऐसी की तैसी हो जाएगी। कुछ भी हो सकता है, अगर अल्लाह चाहे तो कुछ भी कर सकता है और बचा के भी रख सकता है। तो इंडस वैली के जो आपका स्क्रिप्चर्स हैं, ठीक है? इंडस वैली सिविलाइजेशन की स्क्रिप्चर्स के बारे में जो मैंने बात की, उसमें आर्किटेक्चर का कुछ हमने बात की। तो ये एक है, अभी हम सील पे नहीं जा रहे, अभी हम सील को नहीं दिखा रहे, अभी हम बात करते हैं ल्यूसेंट वाली। आप लोगों के पास ल्यूसेंट है तो थोड़ा-सा उसको मैं बता दूँ, क्योंकि ये तो मैंने आर्किटेक्चर के बारे में बताया कि आपको दिख जाए कि कैसा मतलब उन्होंने बनाया था। लेकिन अभी और जो चीज़ें वहाँ फाइंडिंग्स है, उससे पहले हम जान तो लें कि इंडस वैली सिविलाइजेशन क्या थी। तो मैंने आपको थोड़ा-सा ल्यूसेंट के मैंने बताया कि इंडस वैली सिविलाइजेशन इसका नाम था। उसके बाद मैंने आपको बताया कि मैक्स मूलर ने जो है, इसने आपका जॉन मार्शल ने सबसे पहले इसको इंडस वैली सिविलाइजेशन या इंडस सिविलाइजेशन के नाम से बताया था। उसके अलावा मैंने आपको नॉर्दर्न मोस्ट साइट बताई, आपको नॉर्दर्न मोस्ट साइट जो है वो आपका ये जम्मू कश्मीर के अंदर बताया मंडा। उसके अलावा सदर्न मोस्ट साइट जो है आपका, सदर्न मोस्ट साइट पहले जो है वो आपका भगत राव बोलते थे, लेकिन अब जो है दाइमाबाद को माना जाता है। याद रखिएगा, कई बार किताबों में दे भी रखा है, तो उसमें कन्फ्यूज़ मत होइएगा। और उसके अलावा ईस्टर्न मोस्ट में जो है आलमगीरपुर, आपका उत्तर प्रदेश हिंडौन रिवर के पास है। उसके अलावा आपका जो है यानी वेस्टर्न मोस्ट जो है वो ईरान बॉर्डर पे है आपका, और ये केंदौर है। तो ये जो है आपका अ, मकरान में आप जाके देखेंगे कोस्ट पे, मकरान कोस्ट पे, तो वहाँ पे दिखाई देगा। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो मैंने बताया कैपिटल सिटीज़ हैं। अब आपको कुछ याद करने के लिए है, जो रिसेंट में आपको दे रखा है, आप प्लीज़ देख लें। उसमें जैसे कि सबसे पहली चीज़ तो ये साइट कौन-सी है, जैसे हड़प्पन साइट है। हड़प्पन साइट के पे जो रिवर है वो कौन-सी है, तो रिवर जो है वो रावी है, रावी साइट पे है। उसकी जो कैपिटल क्या थी, वो साहिवाल। अब देखिए कैपिटल वगैरह आपको याद करनी पड़ेगी, ये पूरा जो टेबल दे रखा है, आप ल्यूसेंट में देखेंगे तो आपको एक टेबल दे रखा है, दैट वो टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें कौन से प्रोविंस के अंदर है, कौन सी कंट्री के अंदर, कंट्री तो आपको याद हो जाएगा। और उसके बाद में एक्सकेवेटर कम से कम 1-2 लोगों के नाम, जैसे दयाराम साहनी का नाम याद करो, महादेव देवराव स्वरूप का नाम, व्हीलर व्हीलर ने भी इसमें काम किया है, तो व्हीलर का भी नाम याद कर सकते हो। ठीक है? तो ऐसे 2-4 जो मतलब जिन्होंने इसको खोजा है, खासकर हड़प्पा, मोहनजोदड़ो के जिन्हें, जैसे राकुल दास बनर्जी का नाम आता है, मिकी का नाम आता है और व्हीलर का नाम आता है, किसमें मोहनजोदड़ो को खोजने में। तो उनका नाम भी आपको याद करने की ज़रूरत है। तो और जो इंडस रिवर के पास मोहनजोदड़ो है, जो रावी रिवर जो है आपकी, रावी, उसके पास जो है आपको दिखेगा हड़प्पा, लेकिन मोहनजोदड़ो जो है वो इंडस रिवर के पास दिखेगा। उसके अलावा आपका चाहुदारो, चाहुदारो जो है वो सिंध में पाकिस्तान के अंदर दिखाई देता है। चाहुदारो भी इंडस रिवर के पास है। उसके अलावा आपका घग्गर रिवर के पास, आप ये क्या नाम है आपका, भोगवा, भोगवा रिवर के पास आपका लोथल है। लोथल जो है अहमदाबाद, गुजरात के अंदर। फिर कालीबंगन है, कालीबंगन जो है काली मिट्टी को कहा जाता है, इसलिए उसको कालीबंगन, काली मिट्टी यानी ब्लैक कलर को कहा जाता है। बंगन मतलब बैंगल्स, मतलब चूड़ियाँ। तो काली मिट्टी, कालीबंगन, ये जो है घग्गर रिवर जो है यहाँ पे राजस्थान के पास, घग्गर के पास पाई जाता है, हनुमानगढ़ में, इंडिया के अंदर है। तो ये बाकी साइट्स यहाँ लोथल के बाद आपको साइट्स दिखेंगी जो इंडिया में है, जबकि जो मेन जो साइट्स है हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, वो पाकिस्तान के अंदर है। तो ये आप देखेंगे। उसके अलावा कालीबंगन के बाद बानावाली, बानावाली जो है वो घग्गर आपका फतेहपुर हरियाणा के अंदर आपको मिलेगा। उसके अलावा आपका धोलावीरा, धोलावीरा जो है लूनी, लूनी आपने रिवर देख रखी है, लूनी रिवर, और मैंने आपको ज्योग्राफी में पढ़ा रखा है, आपने देखा होगा। कच्छ गुजरात के अंदर आपको, जैसे वो मैं आपको पता है कच्छ में जाके लूनी गिर जाती है, तो कच्छ गुजरात के पास आपको जो है ये धोलावीरा दिखेगा। तो ये कुछ जो है साइट्स, इंपॉर्टेंट साइट्स हैं जिनको आपको याद रखना है। उसके अलावा धोलावीरा के बाद आपका ये आपका सुरकोटोडा है, उसके अलावा दाइमाबाद है, तो इनको भी ध्यान रखना है। अब और आपको ये भी जानना है कि भैया कौन सी चीज़ कहाँ से मिली है। तो कुछ चीज़ें जो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की जो एग्ज़ाम में आती रहती हैं कि ग्रेनरीज़ कहाँ मिली हैं, 6 ग्रेनरीज़ इन अ रो कहाँ मिली हैं, क्वेश्चन आया हुआ है। ग्रेट ग्रेट बाथ कहाँ पे मिला हुआ है, तो ग्रेट बाथ जो है लार्जेस्ट बिल्डिंग है आपकी इंडस वैली सिविलाइजेशन की, मोहनजोदड़ो के अंदर है। 6 ग्रेनरीज़, ये कुछ चीज़ें आपको याद रखनी पड़ेंगी। हड़प्पा, 6 गैलरी जो एक रो में मिली है वो हड़प्पा के अंदर मिली है। डॉकयार्ड जो मिला है, सिटी विदाउट सिटाडेल मिला है, वो चौधारों में मिला है। इसी तरह से लोथल में डॉकयार्ड मिला है। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं, प्लस सरफेस कहाँ पे मिला हुआ है, तो वो कालीबंगन में मिला हुआ है।
ठीक है, कालीबंगा में। उसके अलावा बानावाली के अंदर क्या मिला है, तो चेस्ट लाइक जो है ग्रिड सिस्टम टाउन प्लानिंग का जो मिला है, वो आपका बानावाली में मिला है। इस तरह से धोलावीरा में यूनिक वाटर हार्नेसिंग सिस्टम मिला है। तो ये इस तरह की चीज़ें जो हैं, कम से कम जो मेन चीज़ें हैं, उसको आपको याद करना पड़ेगा कि कौन-सी चीज़ कहाँ पे मिली है। साइट्स के नाम, रिवर कौन-सी है, रिवर कहाँ पे है, कौन से आज मॉडर्न डे में कौन से प्रोविंस में पाए जाते हैं, और ये क्वेश्चन इससे बहुत आए हुए हैं, तो आपको याद रखना है। ल्यूसेंट आप लोगों के पास है तो खोल लीजिए। देखा है, देख लिया आपने? ल्यूसेंट खोल लिया? है ल्यूसेंट? द वेरी फर्स्ट पेज आप देखेंगे तो वहां पे आपको ये सारी कहानी दी हुई है ना? देख रही हैं रिदा? रिदा, दिख रहा है ये इंडस वैली सिविलाइजेशन वाला पहला पेज, सबसे पहला एंशिएंट इंडिया? हाँ, पहला पेज। तो इसमें जितना भी दिया हुआ है ना इंडस वैली सिविलाइजेशन के ऊपर, ऑलमोस्ट एवरीथिंग इज इंपॉर्टेंट। आपको जितनी भी चीजें दी हुई हैं, हड़प्पन साइट, इसके अंदर जो ये दे रखा है, क्या नाम, टेबल्स दिए हुए हैं, मोहनजोदड़ो कॉमन फीचर्स जो सिटीज के दिए हुए हैं, मेन क्रॉप्स कौन थी, एनिमल कौन से थे, मेन मेसोपोटामियन सुमारियन सील मिली हैं, एक्सपोर्ट कहाँ से होता था, ये जितनी भी बातें इसमें दी हुई हैं, कौन कौन सी चीजें जानते थे, कौन सी नहीं जानते थे, यानी इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में ऑलमोस्ट एवरीथिंग इंपॉर्टेंट है। लगभग सारी चीजें आपको इंपॉर्टेंट है, इसमें पढ़ना है आपको। ठीक है, इसको आप नहीं छोड़ सकते हैं। वैदिक कल्चर और मैं जो मैं बताऊंगा कहाँ कहीं सेलेक्टिव पढ़ना है, लेकिन इंडस वैली सिविलाइजेशन में लगभग ऑलमोस्ट एवरी लाइन से यू विल गेट अ क्वेश्चन, वो यहाँ से मिली हुई है क्वेश्चन। ठीक है ना? तो इसको देख लीजिएगा। तो सबसे पहले तो यहाँ पे आप इस वाले में कुछ चीजें अंडरलाइन कर लीजिए। जो पहले वाले में कितनी साइड्स आपको दे रखी हैं, पहले वाला पेज जो पहला वाला है, कितनी साइड्स दे रखी हैं, रिवर के साथ 6 साइड दे रखी है, ज्यादा दे रखी हैं, 7 दे रखी हैं या ज्यादा दे रखी हैं आपकी बुक में? कितनी साइड्स दे रखी हैं? धोलावीरा तक ही है ना? तो 7 साइट्स कम से कम ये जो दे रखी हैं उनको याद रख लीजिए, क्योंकि यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आपको मिलेंगे। उसके बाद में हड़प्पा मोहनजोदड़ो की ये जो ये जो है ना आर्कियोलॉजिकल फाइंड्स, तो ये आपके बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे क्वेश्चन बहुत आए हुए हैं कि कौन सी चीज, जैसे वर्जिन गॉडेस की मूर्ति कहाँ मिली हुई है, तो कुछ चीजें तो मैं अंडरलाइन करवा रहा हूँ, उसको अंडरलाइन कर लीजिए जो क्वेश्चन आए हुए हैं। एक तो 6 ग्रेनरी हड़प्पा के अंदर अंडरलाइन कर लिए, 6 ग्रेनरीज इन अ रो, ये ध्यान रखिएगा, हड़प्पा में मिली है। ठीक है, उसके बाद में वर्जिन गॉडेस की सील, ये भी आप अंडरलाइन कर लीजिए। उसके अलावा जो है स्टोन सिंबल ऑफ लिंगम एंड योनी, मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन, ये भी कहाँ मिला है, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, इसको अंडरलाइन कर लीजिए। मदर गॉडेस की मूर्ति, फिगर ऑफ ये फिगर्स ऑफ मदर गॉडेस, ये अंडरलाइन कर लीजिए। उसके बाद ठीक है, कॉपर स्केल, ये अंडरलाइन कर लीजिए। कॉपर स्केल, कॉपर मैड मिरर, ये वाले जो है ये हड़प्पा में मिली हैं, इसको याद रखिएगा, क्योंकि कई बार ऐसा पूछ लेता है कि ये चीजें कहाँ पे मिली है, कौन सी साइड पे, उसमें दे देगा आपका हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चौदारो, लोथल, तो आपको याद रखना चाहिए। मोहनजोदड़ो के अंदर ग्रेट ग्रेनरी, सबसे पहले ग्रेट बाथ, दूसरा इसको कर लीजिए। पशुपति महादेव की मूर्ति सील, ये दे रखा है, पशुपति महादेव, प्रोटोसिबा, ये पूछा हुआ है। ब्रो, न्यूड न्यूड वुमेन की वुमेन डांसर की इमेज, ये 2-3 बार पूछा हुआ है कि न्यूड वुमेन डांसर की इमेज कहाँ पे मिली हुई है, ये मोहनजोदड़ो के अंदर मिली है। ठीक है, ब्रेडेड आदमी का, जब आप एनसीईआरटी पढ़ोगे तो एक दाढ़ी वाला आदमी का फोटो बनी रहती है, वो दाढ़ी वाला आदमी भी यहीं पे मिला है। ठीक है, ब्रेडेड मैन जो है। ठीक है, तो ये मिला है। उसके अलावा ह्यूमन स्केलेटन, ठीक है, हडल टुगेदर, ये भी यहाँ यहीं पे मिला हुआ है। मदर गॉडेस जो है, फिगर्स ऑफ मदर क्ले की फिगर्स जो है मदर गॉडेस की, वो भी यहाँ मिली है। ठीक है, तो ये 2-4 चीजें याद कर लीजिए। 2 मेसोपोटामियन सील मिली हैं, और दुनिया भर की जो है टोटल जितनी भी सील है उसका 56% सील जो है, 1398 सील्स, वो आपका मोहनजोदड़ो में मिली है। ठीक है, डाइस मिला है। तो ये मोहनजोदड़ो और हड़प्पा में क्या-क्या चीज़ें मिली हैं, इसको अगर ऑलमोस्ट सारी चीज़ें याद कर पाएँ बहुत अच्छी बात है। नहीं याद कर पा रहे तो मेन जो मैंने बताया उसको अंडरलाइन कर लीजिए, वो याद कर लीजिए। ठीक है, चौदारों के अंदर जो क्वेश्चन आया हुआ है वो लिपस्टिक के क्वेश्चन आया हुआ है कि लिपस्टिक कहाँ मिला था, इंपोर्ट कहाँ मिला था। तो सिटी विदाउट सिटाडेल, ये भी आया हुआ है कि सिटी विदाउट सिटाडेल कहाँ मिला है, इंपोर्ट और लिपस्टिक, ये पूछा हुआ है कि कहाँ पे मिला है। तो ये आप याद रखिएगा, चौदारों के अंदर मिला है, उसको अंडरलाइन कर लीजिएगा। ठीक है, और हाँ, ये टेराकोटा मॉडल ऑफ बुलकोर्ट, ये भी पूछा हुआ है कहाँ मिला है, ब्रॉन्ज ट्राइकॉट, ये भी पूछा हुआ है, ये चौतारों के अंदर मिला है। लोथल, खासकर पीसीएस वाले बहुत पूछते हैं इसको, यूपीएससी वाले भी पहले बहुत पूछते थे, अभी भी पूछ लेते हैं। लोथल का डॉकयार्ड, डॉकयार्ड में लोथल बहुत फेमस है। राइस हस मिला है, ये भी याद रखिए, राइस हस वहाँ पे मिला हुआ है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। और उसके अलावा यहाँ पे आपका डबल बरियल, बरी विमेन और जो है मेन,
दोनों को एक ही ग्रेव में जो जहाँ पे दफनाया गया है, वो भी लोथल के अंदर मिला है, वो भी आप कर लीजिएगा, उसको अंडरलाइन कर लीजिए। अब आपको दिखेंगे, देखिए टेराकोटा फिगर ऑफ हॉर्स। अब यहाँ पे देखें आप, यहाँ पे ये बता रहे हैं कि क्या नाम है, टेराकोटा फिगर ऑफ हॉर्स जो है ये भी मिला है लोथल के अंदर। अब इसी सबको पढ़कर लोगों ने जो है लगा दिया था कि भाई इसको पढ़कर और कहीं कहीं पढ़कर ये लगा दिया था कि भाई हॉर्स उनको पता था, तभी तो टेराकोटा फिगर बना हुआ है हॉर्स का, लेकिन यूपीएससी ने उसको नहीं माना। ठीक है, यूपीएससी ने 2017 के अंदर क्वेश्चन में आंसर नहीं माना, उन्होंने कहा नहीं हॉर्स नहीं पता था। तो कभी-कभी ऐसे कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन हो जाते हैं, तो वहाँ पे सर्व जो हो जाता है यूपीएससी हो जाता है, वो किसी को सुनता नहीं है और ना किसी को एंटरटेन करता है। ठीक है ना? तो इसलिए एनसीईआरटी से जब ऐसी कोई कॉन्ट्राडिक्शन आ जाए तो उसमें आपको एनसीईआरटी से लेना है। ठीक है? एनसीईआरटी को मतलब प्रेफ़रेंस देनी है। या तो फिर अगर कॉन्स्टिट्यूशन की बात है तो फिर कॉन्स्टिट्यूशन को प्रेफ़रेंस देना है, फिर एनसीईआरटी को नहीं देना है। यानी कोई गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट है तो फिर उसको देना है प्रेफ़रेंस, उसके बाद फिर एनसीईआरटी को देना है। तो ये ध्यान रखना है। ठीक है? अब इसमें इन्होंने तो लिख दिया है, अब आदमी पढ़ भी लेगा कि फिगर ऑफ हॉर्स मिला है, और तो वो बताएगा ही, उसको जो याद आएगा तो बताएगा हाँ यार हॉर्स तो था, तो पता चलेगा, ये बता देंगे ही हॉर्स तो नहीं था। तो फिर वो यूपीएससी वाले, तो इसलिए कभी-कभी कुछ चीज़ें जो है ना उसको वेरीफाई करने की ज़रूरत होती है, तो मैं बता देता हूँ उसको। उस उसके बाद में कालीबंगन के अंदर प्लफ सरफेस मिला है, तो ये मैंने आपको बता दिया प्लफ सरफेस, इसको याद रखिएगा। ये क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है ना? उसके अलावा बनावाली के अंदर हाँ, ये चेस बोर्ड और ग्रिड जो है ना, ग्रिड आयरन पैटर्न पे टाउन प्लानिंग जो है, ये क्वेश्चन आया नहीं है, लेकिन ये मैं कहीं मॉक टेस्ट वगैरह मैंने देखा बानावाली के अंदर। उसके अलावा धोलावीरा में इंपॉर्टेंट है यूनिक वाटर हार्नेसिंग सिस्टम, स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज सिस्टम। ये जो सिस्टम है इसका बड़ा तगड़ा है। एक स्टेडियम मिला है यहाँ पे बहुत बड़ा, तो ये लार्ज हड़प्पन इंस्क्रिप्शन में काफी बड़ा स्टेडियम मिला है, ये धोलावीरा के अंदर मिला है। तो स्टेडियम की बात आती है तो धोलावीरा आप लगा सकते हैं, काफी बड़ा स्टेडियम मिला है। उसके अलावा आपका सुरकटोडा में के अंदर बोन ऑफ हॉर्स मिला है। अब देखिए आप मतलब बोन ऑफ हॉर्स मिल गया तो जाहिर सी बात है हॉर्स तो राही होगा, लेकिन यूपीएससी ने नहीं माना। अब क्या कर सकते हैं, उन्होंने अपनी आंसर की थी तो उसमें नहीं माना कि हॉर्स कौन वेल नोन थे हॉर्स से। ठीक है ना? तो ठीक है भाई। दाइमाबाद जो है ब्रॉन्ज इमेज, अब इसको चैलेंज किया जा सकता था बट लोगों ने चैलेंज किया होगा, उन्होंने अपना नहीं एक्सेप्ट किया, बात खत्म हो गई। तो एक क्वेश्चन पे ऐसा हो जाता है कभी कभी। उसके अलावा ब्रॉन्ज हॉर्स जो है, ये क्या नाम आपका सुरकटोडा। ठीक है, सुरकटोडा के अंदर बॉन हॉर्स के बॉन मिले हैं, ओवल ऑफ ग्रेव मिले हैं और पोर्ट ब्रियल भी मिला है, पोर्ट ब्रियल भी मिला है। दाइमाबाद के अंदर ब्रॉन्ज इमेज मिली हुई है। ठीक है, तो ये कुछ चीजें आप थोड़ा थोड़ा एक एक दो दो जो दे रखा है उसको जरूर जरूर याद करिए। ठीक है ना? और लार्जेस्ट साइट कौन सी है, तो लार्जेस्ट साइट जो है मोहनजोदड़ो की जो है लार्जेस्ट, आपको लार्जेस्ट साइट इंडस वैली सिविलाइजेशन की वो कौन सी मिलेगी, वो मिलेगी मोहनजोदड़ो। और सबसे बड़ी जो आपको वो मिलेगी इंडियन साइट, लार्जेस्ट इंडियन साइट, तो वो राखी गढ़ी मिलेगी। ठीक है ना? राखी गढ़ी। तो ये काफ़ी मतलब कॉमन फीचर जो मेजर सिटीज़ की हैं वो ये कि टाउन प्लानिंग जो है वो ग्रिड पैटर्न पे होता था, बर्न ब्रिक्स को यूज़ करते थे, अंडरग्राउंड वाटर सिस्टम ड्रेनेज सिस्टम रखते थे और सिटाडेल वगैरह बनाते थे। ये बहुत ही ज़्यादा है, फोर्टिफाइड फोर्टिफाइड सिटाडेल बनाते थे, चारों तरफ फोर्ट वगैरह टाइप से बनाते थे ताकि सिक्योरिटी के लिए। लेकिन चाहूदारों के अंदर ऐसा नहीं है, चाहूदारों के अंदर सिटाडेल नहीं था। एक एक्सेप्शन चाहूदारों है, बाकी सब जगहों पे सिटाडेल है। ठीक है, तो और कौन से एनिमल मिलते थे, तो देखिए यहाँ पे मेरी जो बुक है, ठीक है, इसके अंदर दिया हुआ है कि शिप, गॉट, हम्प एंड हम्पलेस बुल। ठीक है, और आपका क्या नाम है, बफेलो, बोर, डॉग, कैट, पिग, फाउल, डियर, टॉर्टोइस, एलिफेंट, कैमल, राइनोसोरस, ये दिया हुआ है। ठीक है, लॉयन वाज नॉट नोन टू द इंडस पीपल, लॉयन को ये लोग नहीं जानते थे। ठीक है ना? ये कह रहे हैं। और हमारी ये किताब में इसमें पिछले टाइम में हमने देखा था कि ये दिखा हुआ था कि ये मतलब कि काव को नहीं जानते थे लोग, काव वाज नॉट नोन टू देम। ठीक है ना? ऐसा लिखा हुआ था। वो पुरानी वाली किताब मेरी इधर उधर हो गई, तो मैं आपको दिखाता कि उसमें लिखा हुआ था कि काव को नो एविडेंस ऑफ काव। ठीक है, कोई काव का एविडेंस नहीं है। तो ये गड़बड़ लिखी हुई थी बात, क्योंकि भाई एक बात बताओ, जब बुल मिल रहा है तो काव क्यों नहीं मिलेगी? ठीक है ना? तो ये तो बकवास है, क्योंकि काव की ऐसी कुछ मिली नहीं है, मतलब यानी कि इमेज वगैरह नहीं मिली है, बुल मिले हैं, हम्प और हम्पलेस बुल। तो काव का नहीं लिखा, तो इसका मतलब आप प्रिडिक्ट तो कर ही सकते हैं ना कि भाई जब बुल मिल रहा है तो काव तो अपने आप ही मिलेगी। तो ये कहीं कहीं बेवकूफ़ी भी लिख देते हैं कि ये चीज़ नहीं मिली है, मतलब हाँ ये है कि उसकी आपको इमेज नहीं मिली, कोई सील नहीं मिली, कोई वो नहीं मिली, एक अलग बात है। लेकिन आप ये कहें कि वो लोग जानते नहीं थे इसको, तो ये तो बेवकूफ़ी है, क्योंकि जब वो बुल को जानते थे तो काव को भी जानेंगे, है कि नहीं? आपके यहाँ पे भाई दे रखा है ऐसा तो नहीं दे रखा ना आपकी किताब में?
पहले इन्होंने लिख रखा था, बाद में इन्होंने हटाया है। तो इन्होंने लिख रखा था कि क्या नाम है, आयरन तो नहीं जानते थे, आयरन वाज नॉट नोन, ये इंपॉर्टेंट बात है कि आयरन लोग नहीं जानते थे आयरन के बारे में। और इसके साथ-साथ मतलब इन लोगों ने ये भी लिख रखा था कि काऊ को भी नहीं जानते थे। तो काऊ को नहीं जानते थे, ये सही नहीं है। ये कह सकते हैं कि काऊ की आपको इमेज नहीं मिली है आपको कहीं, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि काऊ को जानते नहीं थे। ठीक है भाई? इनकी जो स्क्रिप्ट हुआ करती थी, ये पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट होती थी। अगले पेज पे देखेंगे पिक्टोग्राफिक, और इसको जो है आपका बोस्ट्रोफेडोन, बेस्ट्रोफेडोन मतलब स्क्रिप्ट होती है जिसको हम राइट से लेफ्ट में लिखते हैं, ठीक है ना? राइट से लेफ्ट, जैसे अरबी लिखी जाती है, लेकिन लेकिन अरबी में फिर ये होता है कि फिर राइट से शुरू करते हैं, लेकिन इसमें क्या होता है, ऐसे-ऐसे लिखते हैं। मतलब पहले राइट से शुरू करेंगे, ऐसे जाएँगे, फिर ऐसे वापस आएँगे, यानी राइट लेफ्ट दोनों साइड में लिखेंगे। तो इनकी स्क्रिप्ट जो है पिक्टोग्राफिक होती थी, उसके अलावा आपका बोस्ट्रोफेडोन होती थी, फ्रॉम राइट टू लेफ्ट एंड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, अल्टरनेट लाइन्स में लिखते थे ये लोग, ठीक है ना? लेकिन आज तक, ठीक है, ये लोग जो है आज तक हम लोग इसको डिस्फर नहीं कर पाए हैं कि क्या है, मतलब अ, ये क्या कैसे लिखते थे, क्या है, उसको पढ़ नहीं पाए हैं। तो यहाँ पे हमने देखा सील्स, देखें आप, ये सील्स हैं जो आप आपके स्क्रीन पे दिख रहा है। स्क्वायर और रेक्टेंगुलर, सर्कुलर और कुछ सिलिंड्रिकल पीस ऑफ स्टोन जो है, स्टोन के बने हुए सील्स आपको मिलेंगे। एवरेज साइज का 2 इंटू 2 इंच का होता था अक्सर, ठीक है? स्टोन सॉफ्ट रिवर स्टोन होते थे, ठीक है ना? और उसके अलावा इसमें जो है आपका सेटेटाइल, कॉपर, टेराकोटा, इन सब का मिलता था। डेकोरेटेड विद द एनिमल, ठीक है, मोटिफ, ये क्या हो, डेकोरेटेड विद द एनिमल मोटिफ, ठीक है, एक्सेप्ट काव, ज्यादातर जो है एनिमल उस पे डेकोरेशन होता था। काव का डेकोरेशन नहीं मिला है, ये कह सकते हो कि आपका काव का डेकोरेशन नहीं मिला है, लेकिन काव नहीं पता थी ये नहीं कह सकते, ठीक है? क्या हुआ, करा इन्होंने, हैं, कर लिया? चलो अल्लाह का शुक्र है भाई, 2 दिन से ये पोटी नहीं कर पाए थे हमारे, 4 दिन से, कितने दिन से नहीं कर पाए? 3, चौथा दिन था आज, मैं बड़ा परेशान हो गया। दवाएँ-ववाएँ पता नहीं क्या-क्या खिला दिया ईशान बाबू को। कर लिए? पक्का सही में? सही से किया? हैं? लाओ अल्लाह का शुक्र है। ये देखो ये देखो रिदाब भी तुम्हारी। ये 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 3-4 दिन से जो है मैं बड़ा परेशान हूँ इनके चक्कर में। ये लैट्रिन कर ही नहीं पा रहे। मैं कल से इनको ले जा के एक डॉक्टर के पास भी ले गया, उन्होंने भी कुछ दवा-ववा दिया। फिर भी बहुत कुछ किया, तब जाके अब जाके किए हैं। अभी पपीता ला के खिलाया, दवा खिलाई, लैक्टोलोज़ क्या-क्या नहीं पिला दिया। 3 दिन से बेचारे परेशान थे। कल तो बहुत परेशान हो गया था, काँपने-वाँपने लगा था, पूरी बॉडी इसकी काँप रही थी। चलो अल्लाह का शुक्र है। तो स्टोन सॉफ्ट यहाँ पे आपका रिवर स्टोन से ये कॉपर और टेरिकोटा का का बनाते हैं। डेकोरेटिव विद द एनिमल मोटिव, मतलब काव, अच्छा ध्यान रखिएगा, जो ये सील्स है इनका, इनमें एनिमल बने हुए हैं, किसी ना किसी तरह के पशुपति, ये वो प्लांट दुनिया भर के एनिमल बने हुए हैं, लेकिन काव नहीं बनी है, काव की सील नहीं मिली है, इसको याद रखिएगा। अच्छा, उसमें लोग कहते थे काव, इसीलिए इन्होंने डिसकवर किया था पहले कि काव उनको नहीं पता थे, लेकिन भाई बुल तो पता था ना, तो बुल पता था तो काव अपने आप ही पता होगी, तो ये नहीं कह सकते। पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट इज ऑन द बोथ साइड, दोनों साइड में आपकी पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट में कुछ लिखा रहता है, पिक्चर के फॉर्म में कुछ लिखा रहता है, लेकिन वो हम पढ़ नहीं सकते क्योंकि हमें नहीं आता उसको पढ़ना, हमने उसको डिसफर नहीं कर पाए हैं। कुछ गोल्ड की, सिल्वर की और एवोरी की भी सील्स आपको मिली हैं, आयोरी की सील्स, यानी उसके अलावा ये पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट देख रहे हैं, इस तरह की स्क्रिप्ट है इसकी। देखें आप ये स्क्रिप्ट किस तरह से लिखी हुई है। अब ये सिंबल्स हैं, अब इसको रीड नहीं कर पा रहे हैं हम लोग। जैसे चाइनीज़ लोग लिखते हैं ना, वो पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट चाइनीज़ की भी है। लेकिन हम इसको डिसिफर नहीं कर पाए अभी तक, अलोंग विद द एनिमल इंप्रेशन और बहुत सारी चीज़ें इसमें होती थी। डेकोरेशन राइट टू लेफ्ट और लेफ्ट टू राइट लिखते थे, लेकिन हमें पता नहीं है कि इसको अब हम स्क्रिप्ट अब पता नहीं, आप लोग दिमाग लगाइएगा क इसको इस क्या नाम है, करिएगा डिसिफर, लेकिन आज तक कोई डिसिफर नहीं कर पाया, इसलिए हम क्लियरली नहीं बता पाते हैं कि क्या इसमें क्या है। तो इस तरह की मतलब ये पिक्टो स्क्रिप्ट होती है इनकी, देख रहे हैं आप? स्क्रिप्ट देख रहे हैं? इसमें कुछ स्वास्तिक की मूर्ति टाइप से बनी हुई है, स्वास्तिक बना हुआ है, तो कहीं यू टाइप का बना हुआ है, तो कहीं कुछ तरह से बना हुआ है। इन सब के कुछ मैम मतलब होंगे, लेकिन आज तक क्लियरली मतलब कोई नहीं बता पाया इसका, ठीक है ना? कि क्या इसका मतलब रहा था और क्या चीज़ थी। चाइनीज़ जो स्क्रिप्ट है, चाइनीज़ लोग अगर कोशिश करते तो शायद वो निकाल लेते, क्योंकि उनकी पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट है, लेकिन वो हमारे लिए कोशिश क्यों करेंगे? ठीक है? सील ऑफ पशुपति, ठीक है, पशुपति की सील ये मिली है, पशुपति, तो इससे ये समझ में आता है कि ये पशुपति महादेव वगैरह की पूजा वूजा करते थे, इस तरह की भी लोग बातें करते हैं। योगी मुद्रा में आपको दिखेगा। तो दिस सील शोज द सीटेड पिक्चर ऑफ योगी, प्रोबेबली शिवा, शिवा को पशुपति भी कहा जाता है इसलिए। सराउंडेड बाय 4 एनिमल, 4 एनिमल उसके हैं, ये एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है। कौन से 4 एनिमल पशुपति को घेरे हुए हैं, एग्जाम में क्वेश्चन आया है। राइनो है, आवाज आ रही है ना मेरी?
राइनो है, बफेलो है, एलिफेंट है एंड अ टाइगर है। कितने 4 एनिमल हैं, इन चारों एनिमल का याद रखिएगा। एक तो ये जो सील है, ये सील में योगी मुद्रा में योगी कोई बैठा हुआ है, मोस्ट प्रोबेबली माना जाता है कि शिवा पशुपति। और इसमें 4 जो वो हैं जानवर, उनके नाम पूछे हुए हैं कि 4 जानवर कौन से हैं। अच्छा, ऐसे ही 4 जानवर का उसमें भी अशोक स्तंभ में भी पूछता है, तो कंफ्यूज मत होइएगा। यहाँ पे 4 जानवर का जो पूछेगा, राइनो है, बफेलो है, एलिफेंट है, टाइगर है। ये 4 जानवर इसके चारों तरफ छपे हुए हैं। 2 डियर सोन अंडर द थ्रोन, थ्रोन के नीचे 2 डियर जो है वो दिख रही है। पशुपति मीन्स लॉर्ड ऑफ एनिमल्स। अब ये पशुपति कहा जाता है इसको, मतलब लॉर्ड ऑफ एनिमल। रिलीजियन, ये क्या नाम है, रिलीजन ऑफ हड़प्पा, ऑफ हड़प्पन एज। ये जो रिलीजन रहा होगा ये हड़प्पन एज की है। मोस्ट ऑफ दीज सेल्स हैव नोब एट द बैक थ्रू विच दे रन अ होल। मतलब यहाँ पे आप देखोगे कि ये लोग मर्चेंट लोग इससे ट्रेड भी करते रहोगे, इस सैंपल्स की तरह यूज करते या स्टाम्प की तरह पर्पस के लिए यूज करते थे, जिसपे वो लोग मोहर वगैरह लगाते थे इसकी, कि इनकी मोहर है, इनकी मोहर है, तो मोहर या इसकी ट्रेडिंग के लिए यूज किया जाता होगा। हमें ज्यादातर चीजें जो है इतनी सील से पता चली है, जो इनपे फिगर है या जो चीजें हैं, ये जो सील्स मिली हैं, इससे डिसफर कर पाए कि उस टाइम का कल्चर क्या था। बहुत सारी मतलब जो अथॉरिटी वाली चीजें हैं वो हम इससे डिसफर कर पाए हैं। और ये पिक्चर्स काफी बातें करती है। अब इसमें कुछ लिखा हुआ है, देखो ऊपर लिखा हुआ है पिक्टोग्राफिक, लेकिन हमें नहीं समझ में आ रहा क्या है। ठीक है, पर्पस ऑफ सील क्या होता था, तो यूनिट ऑफ ट्रेड कहा जा सकता है कि कॉमर्स, ट्रेड एंड कॉमर्स के लिए। मोसोक्राबियन सील भी पाई गई है यहाँ पे। कॉपर सील जो होती थी एंड क्या नाम है, एम्यूलेट टाइप की सील। और उसके अलावा प्रूफ सम सील हैव स्मॉल, ठीक है, हॉल अपर साइड, मतलब ये कुछ जो है सील होते थे जो कि स्मॉल हॉल अपर, जो अपर साइड होता था उसमें स्मॉल हॉल भी होता था। ये माना जाता है कि अ, इसमें एन एजुकेशन टूल पाई इज शोन इन वन सील, किसी में एजुकेशन सील भी पाई जा रही है, टूल भी पाया जा रहा है, तो मतलब समझा जाता है कि अलग अलग पर्पस के लिए सील्स यूज होती थी एज अ सिंबल। और उनको ट्रेड कॉमर्स के लिए भी यूज किया जा सकता होगा, हो सकता है रुपए के फॉर्म में भी यूज होती हो सील, मतलब एज अ कॉइन भी यूज होता हो, ऐसा भी माना जाता है। तो पशुपति सील जो होती थी वो डेटी टाइप की सील होती थी, यूनिकॉर्न टाइप की सील मिलती थी यहाँ पे। बहुत तरह की सील्स मिलती थी, और ये सील जो है इसके बहुत सारे पर्पस हो सकते हैं, ऐसा माना जाता है। फिर आपका आता है टेरिकोटा, टेरिकोटा स्क्रिप्चर। टेरिकोटा स्क्रिप्चर जो है ये टेरिकोटा आपको पता है जो मिट्टी का वो बनता है। तो टेरिकोटा स्क्रिप्चर में द स्क्रिप्चर ऑफ मोहनजोदड़ो वर एक्सेप्टेड एज इज आर्ट एंड कुड फैशन बोथ रियलिस्टिक एज वेल एज द स्टाइलिश, ये आपका स्टाइलिस्टिकली। तो ये टेक्निक हैंडमेड होती थी, हैंडमेड टेक्निक होती थी, हाथ से बनाते थे। पिचिंग मेथड वगैरह ऐसे दबा दबा के बनाते थे, मतलब हाथ से ही बनाते थे जो भी फिगर होता था। और उसके अलावा फेमस जो इसमें से फिगर है वो मदर गॉडेस की फिगर है, इसको मदर गॉडेस कहा जाता था। ये मोहनजोदड़ो से मिली है। और ये माना जाता था कि इसकी लोग पूजा करते थे फर्टिलिटी के लिए और प्रॉस्पेरिटी के लिए। अब हिंदू लोगों ने अपने हिसाब से इसको इंटरप्रेट किया है, पता नहीं वो क्या हो, कोई जरूरी नहीं है। टॉय टॉय का भी बनाते थे, टॉय एनिमल बनाते थे, मूवेबल हेड होता था उसका, ऐसे ऐसे मूव करता था, इस टाइप के टॉय भी बनाते थे। बर्ड एंड एनिमल के फिगर भी टेरिकोटा फिगर मिले हैं, जो बच्चों को खेलने वाले उस तरह की चीजें मिली हैं, यानी कि इस तरह की चीजें ये लोग बनाते थे। ठीक है, और जो है द पेयर ऑफ स्क्वायरल्स, इट्स अ वेरी नेचुरल एंड कैरेक्टरिस्टिक फैशन सीटेड ऑन द हंच, मतलब इस तरह की चीजें जो फल खाते हुए स्क्वायरल वगैरह की भी टेरिकोटा फिगर वगैरह मिले हैं इसमें। उसके अलावा ब्रॉन्ज स्क्रिप्चर्स होते थे, तो टेरिकोटा के स्क्रिप्चर थे। उसके अलावा ब्रॉन्ज के, क्योंकि ब्रॉन्ज एज है तो वहां पे ब्रॉन्ज की भी काफी चीजें होती थी। लॉस्ट वैक्स मेथड होता था, इसे यूज करते थे ये लोग, क्या नाम है आपका, टेक्निक यूज करते थे। अब इसमें क्या होता है, ब्रॉन्ज की से कास्टिंग होती थी, ब्रॉन्ज से बनाते थे। फर्स्ट वैक्स फिगर वाज, पहले क्या होता था, फर्स्ट द वैक्स फिगर वाज कवर्ड विद द कोटिंग ऑफ द क्ले। पहले क्या करते थे, इसमें वैक्स का फिगर बनाते थे, उसके बाद में उसकी कोटिंग करते थे क्ले से, फिर उसको ड्राई करते थे, फिर उसको हीट करते थे, मोल्टन वैक्स को हीट करते थे, और उसमें फिर वो जो है क्ले क्ले वो टिनी, मतलब इस तरह का देखा जाता है कि एक मेथड होता था वैक्स वगैरह से करके वो लोग क्या नाम है ब्रोंज को तैयार करते थे, ब्रोंज की इमेज तैयार करते थे, उसी को छाप देते थे एक तरह से। यानी पहले वैक्स मोम से तैयार करते थे, फिर उस पे चढ़ा देते थे उसको, क्ले को। तो इस तरह की मतलब चीजें करते थे वो। आपको मेथड वैसे नहीं पूछेगा, लेकिन ब्रॉन्ज स्क्रिप्चर इस तरह का बनाते थे, जो पिक्चर आप देख लीजिए। ठीक है, और ये कहाँ कहाँ मिला है, कालीबंगन में, हड़प्पा में, डायमाबाद में, ये यहाँ पे कई जगहों पे आपको मिला है। ब्रॉन्ज डांसिंग, ये न्यूड ब्रॉन्ज डांसिंग लेडी की इमेज है, इस तरह से ये मिली है। ठीक है ना, तो ये मोहनजोदड़ो के अंदर पाई है। नेकेड स्क्रिप्चर है, और नेकेड वीमेन ओनली वेयरिंग ऑर्नामेंट, सिर्फ ये नेकेड वीमेन का पूरा पिक्चर है, सिर्फ इसमें इसने वो पहन रखे हैं,
क्या नाम है आपका, ऑर्नामेंट्स पहन रखे हैं, गहने पहन रखे हैं, बैंगल्स है, नेकलेस है, एमुलेट्स है, ताबीज़ टाइप से कुछ पहन रखा है और इसके पर्टिकुलरली हेयर स्टाइल, पर्टिकुलर इसका हेयर स्टाइल है। ये फिगर शो करती है डांसिंग फिगर स्टैंडिंग इन द रिलैक्सिंग आफ्टर डांस, ऐसे मतलब दिखा रहा है कि डांस करने के बाद ये ऐसे खड़ी है, ठीक है? राइट हैंड उसके हिप पे है और लेफ्ट हैंड जो है वो फ्री है। इस तरह से इन्होंने बना रखा है। तो ये लगता है कि रिलैक्स होकर खड़ी है, यानी कि इस तरह का कल्चर भी रहा हो सकता है कि मतलब जो है डांस वांस इस तरह के डांस भी उस समय होते रहे हों। तो इसको फिगर निकाला जाता है। उसके अलावा मैंने ये बताया आपको स्टोन स्कल्पचर में ये ब्रेडेड प्रिस्ट मोहनजोदड़ो से पाया गया है, जो मैंने आपको अभी दिखाया था। ठीक है, ये सॉल टाइप का कुछ पहना हुआ है, ठीक है, टेरा फॉइल पैटर्न में। ये आपका रिजेंबल होता है सिमिलर फिगर जो कि सुमारियन उर और सूसा टाइप की जो सुमारियन सिटीज हैं उसकी तरह का ये मतलब पहना हुआ है कुछ, ठीक है। मेल टर्सो मेल और रेड आपका लाइमस्टोन पे ऐसे कई सारे मतलब फिगर भी पाए गए हैं, लेकिन ये जो है सबसे उसमें प्रोमिनेंट है। फ्रॉम हड़प्पा रिमार्केबल फॉर द नेचुरलिस्टिक पोज एंड सोफिस्टिकेटेड मॉडलिंग और उसके अलावा हाईलाइटेड फिजिकल ब्यूटी, ठीक है। द हेड एंड द आर्म ऑफ द फिगर वर कर्व सेपरेटली एंड इस तरह से मतलब इसकी बहुत ही अलग तरीके से इसकी दाढ़ी वाड़ी एकदम उसमें स्टोन में वो की गई है, यानी स्टोन के भी आपको स्क्रिप्चर्स में दिखाई देंगे। मेल जो है फिगर ऑफ मेल डांसर भी सेम पीरियड में वहाँ पे हड़प्पा में मिला, एक मेल डांसर भी मिला, यानी कि फीमेल ही नहीं मेल भी डांसर हुआ करते थे उस टाइम, ये सब भी देखा गया है। इस तरह की चीजें होती थी। उसके अलावा ऑर्नामेंट देखें आप, बोथ फीमेल और मेल दोनों के ऑर्नामेंट्स मिले हैं, ठीक है। वो बोन्स से, जेम से, स्टोन से, बहुत तरह से मतलब बने हुए हैं। ज़्यादातर स्टोन और जेम वगैरह से, यानी आयरन उसे क्या नाम है कॉपर से और आपके जो है सिल्वर से और गोल्ड से बने हुए आपको मिले हैं। सम यूनिसेक्स ऑर्नामेंट है जो जैसे नेकलेस है, आर्मलेट है, ये सब पहनते थे, यानी मर्द भी फीमेल भी पहनती थी। डेड बॉडीज़ को भी पाया गया है, उनपे उनकी बॉडी पे भी ऑर्नामेंट्स पाए गए हैं। उसके अलावा कॉटन और वूल वगैरह की स्पिन्स भी पाई गई हैं, स्पिनिंग भी पाई गई है। तो इस तरह की जितनी चीज़ें ये पाई गई हैं, इसको आपको याद रखना है। मैंने बताया था ना कि लिपस्टिक और आईलाइनर और फेस पेंट ये सब भी पाया गया है, ठीक है ना? आईलाइनर लड़कियों को पता है आज भी आईलाइनर, लिपस्टिक और फेस पेंट आज भी यूज़ होते हैं, तो उस समय भी यूज़ होते थे। ये पुराना कल्चर है, 4500 साल पहले का, तो उस समय से भी यूज़ होता हुआ आ रहा है। आपको बेसिकली ये सब जो मैं पिक्चर दिखा रहा हूँ, आपको पता रहे कि उस टाइम भी ऐसी चीज़ें यूज़ होती थी और आपके एग्ज़ाम में ऐसी चीज़ें पूछी भी जा रही हैं। दो कभी-कभी बहुत बोरिंग हो जाता है इतना, मेरे लिए तो था काफ़ी कि यार ये सब चीज़ें याद करना कि कौन-सी चीज़ कहाँ पाई गई, क्या है, वो बड़ा बोरिंग है, लेकिन एग्ज़ाम में आ रहा है तो आपको जानना चाहिए, क्योंकि एक बहुत पुरानी सिविलाइज़ेशन में ऐसी-ऐसी चीज़ें मिल रही हैं, तो एक अचंभे की बात है, इसलिए भी यूपीएससी इस पे इंटरेस्टेड है। तो पोएट्री, इसके अंदर रेड एंड ब्लैक पोएट्री यूज़ होती थी। यूज़ ऑफ 2 कलर रेड एंड ब्लैक ज़्यादा यूज़ होता था। याद रखिएगा एग्ज़ाम में क्वेश्चन आया हुआ है, कौन से कलर यूज़, रेड एंड ब्लैक यूज़ होते थे ज़्यादातर। बैकग्राउंड जो होता था, वो बनाते थे रेड कलर का और ड्रॉ करते थे सब डिज़ाइन फ्रॉम द ब्लैक कलर। तो ये बात भी आप याद रखेंगे प्लीज़। बैकग्राउंड देखिए आपका रेड कलर का बना हुआ है और कुछ जो ड्रॉ किया हुआ है, वो ब्लैक कलर से ड्रॉ किया हुआ है, इसलिए ब्लैक और रेड पोएट्रीज़ इसको कही जाती है। ये एग्ज़ाम में मतलब आया हुआ है कि कौन-सा कलर पोएट्रीज़ में यूज़ करते थे, डेकोरेशन किससे करते थे, बेस किससे बनाते थे, ये पीसीएस में भी क्वेश्चन आया हुआ है। और आई थिंक एसएससी में भी मैंने देखा हुआ है कि मतलब रेड एंड ब्लैक पोएट्री में डेकोरेशन किससे करते थे। तो डेकोरेशन जो होता था, डिज़ाइन जो होती थी, वो ब्लैक कलर से होती थी। सम प्लेन पोएट्रीज़ भी होती हैं, मोर कॉमन है। कुछ जो है प्रिंटेड पोएट्रीज़ भी होती थी, यानी प्रिंट टाइप से लगती थी। और हाउस यूज़ के लिए भी यूज़ ऑफ द पोएट्रीज़ हाउस होल्ड पर्पज़ के लिए यूज़ होती थी, डेकोरेशन पर्पज़ के लिए भी यूज़ होता था। बहुत स्मॉल साइज़ की पोएट्रीज़ भी होती थी और हाउस होल्ड स्टोरेज वगैरह पर्पज़ के लिए भी जो सामान होते थे, उसको स्टोरेज पर्पज़ के लिए भी पोएट्री को यूज़ किया जाता था, ठीक है? और उसके अलावा जो है यहाँ पे अब यहाँ तक तो इंडस वैली सिविलाइजेशन का आपने देखा कि ये सारी चीज़ें पाई जाती हैं, आपको रट्टा मारना है। लेकिन इंडस वैली सिविलाइजेशन कैसे खत्म हुई? इस पे बात होती है कि इतनी बड़ी सिविलाइजेशन, इतना बड़ा डॉकयार्ड, इतना इतना बड़ा स्टेडियम है और पता नहीं क्या-क्या चीज़ें हैं, मतलब इतनी चीज़ें हैं। हाउ? हाउ इट वाज़ फिनिश्ड? एंड कैसे हुआ? और ये माना जाता है कि ये 1500 बीसी के आसपास खत्म हो गई है। आर्यन का इन्वेजन के बाद ये खत्म हो गई है। एक्सेप्ट सम ऑफ द एंटिकेट ऑफ द कॉपर हॉर्ड कल्चर, ये माना जाता है मतलब 1000 साल के उसके बाद कुछ नहीं मिला है। तो इसके ये क्यों हुआ? कैसे हुआ? अ, आज तक सही मायने में तो कुछ पता नहीं है। ठीक है, सही मायने में तो कुछ नहीं पता कि कैसे हुआ। बहुत ज़्यादा लोग कहते हैं कि पेरिसेबल मटेरियल से बनी हुई चीज़ें थी, वुड वगैरह की, इसकी, उसकी, इसलिए बहुत टाइम तक वो रुक नहीं पाई।
फ्लैट फिगर्स सरफेस वो आता था होता था कहीं पे कुछ, तो वो धीरे-धीरे वुड वगैरह की गल गई, खत्म हो गई। इस तरह की बहुत सारी चीज़ें बताते हैं। कोई बोलता है कि आर्यन ने हमला किया, उसकी वजह से मार दिए गए बहुत सारे लोगों को। कुछ लोग कहते हैं फ्लड आ गया था, है ना? फ्लड आ गया था, उसकी वजह से खत्म हो गई सिविलाइजेशन। कुछ लोग बोलते हैं कि अर्थक्वेक आया होगा। बट आज तक कुछ नहीं पता। कुछ लोग आर्यन इन्वेजन, अरे भैया आर्यन आएँगे, इन्वेजन करेंगे, मारेंगे तो क्या धँसा देंगे? ज़मीन के अंदर धँसा देंगे। बहुत सारी धँसी हुई साइट्स हैं, तो वो क्यों ऐसा है? तो देखिए, हमें कोई एविडेंस एज़ सच नहीं मिला, आज तक कोई नहीं बता सकता कि इंडस्ट्रियलाइज़ेशन खत्म कैसे हुई। कुछ लोग फ्लड को रीज़न मानते हैं, कुछ लोग किसी चीज़ को रीज़न मानते हैं, बट कोई श्योर नहीं है। अच्छा, ज़्यादा लोग मानते हैं कि फ्लड आया था, कुछ लोग मानते हैं अर्थक्वेक आया था। लेकिन आप कुरान में देखिए, और ये सोसाइटी कुरान में इसके एविडेंस मिल जाते हैं अगर आप सही से पढ़ते हैं। कुरान में आयतें हैं कि तो जो लोग नाप, कुछ ऐसी कौमें हैं नबियों की कही गई हैं कि जो नाप-तोल में कमी करती है। अब चाहे ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत पहले की हैं, तो इसलिए इसके बारे में 4500 साल पहले की, तो कहा जा सकता है उन्हीं कौमों की बात है कि जो लोग नाप-तोल में कमी किया करते थे। जो नाप-तोल में कमी करते थे, उनको मना करते थे कि नाप-तोल में कमी मत करो, नहीं तो अल्लाह पाक अज़ाब दे देगा। तो ये लोग बिज़नेस सोसाइटीज़ थी, नाप-तोल में कमी करती रही होंगी, ऐसा देखा गया होगा, क्योंकि ऐसा बिज़नेस कम्युनिटीज़ थी। और वो माना माना जाता है कि कुछ ऐसे रसूल भी हैं, आए हैं, नबी आए हैं, जिनकी कौमें बिज़नेस किया करती थी और नाप-तोल में कमी करती थी। तो उनको जो है वार्न किया गया था कि नहीं, अगर मानोगे तो तुम्हें ज़मीन में धँसा दिया जाएगा, अल्लाह पाक जो है तुम्हें धँसा देंगे। तो ऐसी कौमों को हमने ज़मीन में धँसा नहीं दिया क्या? कुरान में ऐसा अल्फ़ाज़ है। तो वहाँ से हमें पता चलता है कि ये ऐसी कौमें रही होंगी, बिज़नेस सोसाइटी रही होंगी, जिनके ऊपर ये अज़ाब आया होगा, जिसकी वजह से धँस गए, कुछ अर्थक्वेक वगैरह हो आया होगा और जिससे धँस गए। लेकिन क्योंकि हम ऐसा कुछ कुरान रिलीजियस टेक्स्ट से नहीं कह सकते हैं, तो इसलिए मैंने बस आपको एक अवेयरनेस के लिए बोल दिया है। लेकिन आप इसको फ्लड रीज़न बता सकते हैं, अर्थक्वेक रीज़न बता सकते हैं, इन्वेजन ऑफ आर्यन, ये ज़्यादातर एक्सेप्ट किया जाता है कि इसकी वजह से ये खत्म हुई है। To what extent has the urban planning and the culture of Indian Indus Valley civilization provided the input to present the urbanization? सेम क्वेश्चन मैंने 2014 के अंदर मेंस में पूछा हुआ है कि आप क्या मानते हैं कि किस एक्सटेंट तक अर्बन जो प्लानिंग है, कल्चर है, जो कि इंडस वैली सिविलाइजेशन का, वो आज के प्रेजेंट डे अर्बनाइजेशन जो है उससे मैच कर रहा है, ठीक है ना? उसके बारे में आपको देखनी है, इनपुट्स वहाँ से मिल रहे हैं। तो आप बहुत अच्छे से लिख सकते हैं कि आज देखिए जो रेक्टेंगुलर पैटर्न पे घर बन रहे हैं, या नालियाँ बन रही हैं, या ड्रेनेज सिस्टम, या डॉकयार्ड, या स्टेडियम, या जो भी हो, वहाँ पे बहुत पहले बने थे, तो उसी पैटर्न पे आज जो है मॉडर्न इंजीनियरिंग उसको बना रही है। तो ये आप देख सकते हैं। उसके अलावा फिर ये है, एग्जामिन द हाउ रिसेंट excavations of remnant of Harappan civilization of India help historian to understand the हड़प्पन कल्चर। हड़प्पन कल्चर को समझने के लिए जो रिसेंट, मतलब अभी जो फाइंडिंग्स है वो कैसे मिलती है, तो आप इसमें सिर्फ ये देखें, रिसेंट मतलब ये नहीं कि कल मिला हो, रिसेंट मतलब ये सारी रिसेंट ही है। तो जो अभी मिली हैं जो चीज़ें हड़प्पन सिविलाइजेशन की, वो कैसे हमें उसको समझने में मदद करती है। तो जो फाइंडिंग्स है उसके ऊपर आपको बताना पड़ेगा, ये मिला, ये ग्रैंडीज मिली, ये मिली, इससे हमें ये समझ में आता है कि क्या पे कहीं पे डांसिंग लेडी मिली, इससे हमें ये समझ में आता है, जो मैं अभी कहानी कह रहा था कि ये इस तरह का कल्चर रहा होगा। तो ये तरह से फाइंडिंग्स बतानी है, और फाइंडिंग्स बताने के बाद ये बताना है कि कैसे ये जो है आज आज जो है वो करता है। इसके अलावा देखिए, यहाँ पे आपको जो है थोड़ा-सा आंसर फॉर्म में लिख भी दिया गया है, ठीक है? द रेमिनेंट आर द only source of the study Harappan civilization, which has flourished 3000 BC and vanished around 1500 BCE. Recently, during the excavation of the, अब ऐसे आप आंसर रख सकते हैं, रॉकिंगम, ये क्या, हरियाणा, फोर skeleton, a lot of terracotta and आपका potteries were found. Reconstructed facial software and DNA test would reveal that the physical structure of the Harappan people, these heights and skin and color and eye color etc, idli शेप टेराकोटा फाउंड इन द, मतलब ये जैसे इन्होंने एक आंसर आपको दे दिया ना कि ये एक मतलब आंसर लिखने की कोशिश की है, तो यहाँ पे इसी तरह से आपको लिखना है अपना, देख के कि ये चीजें मिली हैं, कुछ इसमें से लेना है, कुछ ये देखना है कि इसमें ये चीजें मिली हैं तो उससे हम क्या डिसफर कर सकते हैं। ये दो चीजें दे रखी है, केमिकल टेस्ट वगैरह होगा उसका, ये होगा, तो उससे हमें बहुत कुछ समझने में मदद मिलेगी। ये आप ये स्लाइड देखिएगा, इसके नोट्स आप तैयार कर लीजिएगा, ये इस क्वेश्चन का आंसर लिखा हुआ है, लेकिन इससे बेटर आंसर आप तैयार कर सकते हैं कि रिसेंट एक्सकेवेशन जो है वो सिविलाइजेशन को कैसे समझने में मदद कर रहे हैं, और यहाँ पे कि किस हद तक जो है ये कल्चर हमारा अर्बन कल्चर से मैच करता है। तो ये दोनों क्वेश्चन के आंसर आपके पास हैं, अगर आप एक बार ल्यूसन पढ़ लेते हो और ये एक बार ठीक से जो है स्लाइड्स भी पढ़ लेते हैं। आई होप कि आपके समझ में आएगा, लिसन पढ़ लीजिए। और आपको अगर बहुत मतलब आपके लिए मैं रिकमेंड कर रहा हूँ वैसे तो, कि इंडस वैली सिविलाइजेशन आप एनसीईआरटी से भी पढ़ लीजिए, क्योंकि एनसीईआरटी में ना आपको बहुत ही आराम से धीरे-धीरे रेक्टेंगुलर, मतलब एक पैटर्न पे समझाया गया। मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी हैं, तो एक पैटर्न पे वो आपको एकदम बच्चों की तरह
आपको एक-एक चीज़ बता रहा होगा धीरे-धीरे करके, तो आपकी जो गैप्स वगैरह हैं या जो भी चीज़ें हैं वो आप पढ़ लोगे। मैंने लगभग-लगभग सारी चीज़ें आपको कवर करने की कोशिश की है कि ये चीज़ें मतलब इंडस्ट्रियलाइज़ेशन में रिलेवेंट है, इम्पोर्टेंट है। आप बाकी एनसीईआरटी से कर लीजिए और ल्यूसेंट पढ़ लीजिए। ये वाला देख के एक नोट्स तैयार कर लीजिए, एक अच्छा-सा आंसर तैयार कर लीजिए, जैसा ये इन्होंने ये लिखा हुआ है। ये 1-2 क्वेश्चन है इसका कि इंडस्ट्रियलाइज़ेशन में क्या-क्या फाइंडिंग्स है, उससे हमें क्या समझने में मदद मिलती है। ठीक है? इतना आपके समझ में आ गया होगा। आई होप कि समझ में आया है। आया भई?